हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रवि सर फिजिक्स। क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का आज हम लोग लेक्चर 5th पढ़ने वाले हैं। अभी तक इस चैप्टर के लेक्चर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। आज हम लोग इस लेक्चर 5th को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले लेक्चर 4th में भी हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिराइव करते हैं और 2 चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 3 चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये हम लोगों ने डिराइव किया और डिराइव करने के बाद में उसके फाइनल रिजल्ट को भी देखा। लेकिन जितने भी डेरिवेशन लेक्चर 4th में किए थे उन सभी में मेरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट था। इसका मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी नहीं था। यहां मेरे पास कंडीशन लगा दी गई है कि इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो उस केस में मुझे यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज के लिए कैलकुलेट करने वाले हैं। क्या होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होने से, क्या हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लेक्चर 4th देख चुके हैं और अगर नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होगा जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा। तो हम देखते हैं जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है तो जब चार्ज को हम लेकर के आएंगे तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। जबकि कल के डेरिवेशन में जब फर्स्ट नंबर के चार्ज को लेकर के आते थे तो होने वाला वर्क डन 0 होता था। क्यों? क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं था, जिसकी वजह से चार्ज को जब हम लेकर के आते थे तो उस चार्ज पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता। इसकी वजह से कोई भी एक्सटर्नल वर्क डन मुझे नहीं करना पड़ता था। यहाँ ऐसा नहीं है। यही डिफरेंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो कल हम लोगों ने ड्राइव की और आज ड्राइव करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर में क्या डिफरेंस है। अब हम लोग बात करते हैं अपने डेरिवेशन की। तो डेरिवेशन के लिए मेरी हेडिंग या मेरा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि वर्क डन ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। ऐसा मैंने कल के लेक्चर में आपको बता दिया है। तो यहां पर भी हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करने वाले हैं। तो वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अज्यूम कर लिया। यहां पर कोई सोर्स चार्ज कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर रखा हुआ है और इस सोर्स चार्ज की वजह से इस पूरे स्पेस में, रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया है, जिसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस सोर्स चार्ज को सिस्टम में मैंने शामिल नहीं किया है। इसकी वजह से इस सोर्स चार्ज का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया। मींस यहां एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने पोजीशन फिक्स कर ली कि चार्ज को पॉइंट P पर लेकर के आना है। पॉइंट P पर
चार्ज को लेकर के आना है। कहाँ से? इन्फिनिटी से। और इन्फिनिटी से लाने में जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा वही वर्क डन ही उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट P जिसका पोजीशन ओरिजिन से R है और इस पॉइंट P पर मुझे चार्ज Q को इन्फिनिटी से लेकर के आना है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होने की वजह से हर पॉइंट पर पोटेंशियल होगा और हर पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग भी होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर सपोज कर लिया कि पॉइंट P पर इस सोर्स चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है वो B और R है। R यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि पोटेंशियल जो है वो पोजीशन वेक्टर का फंक्शन है। मींस अगर पोजीशन वेक्टर चेंज होगा तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। इसकी वजह से इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। कैलकुलस में हम सभी जानते हैं ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर R। तो मैंने सपोज किया कि यहाँ पॉइंट P पर इस सोर्स चार्ज की वजह से पोटेंशियल VR है। जब हम चार्ज को जिसकी वैल्यू Q को इन्फिनिटी से लेकर के पॉइंट P पर आएंगे तो इस सोर्स चार्ज के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में मुझे वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? उस वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए हमने इसी चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल पॉइंट P का कितना है तो मैंने सपोज कर लिया V, तो मैंने यहाँ पर V लिख दिया। चार्ज कितना मूव करा के ला रहे हैं तो Q चार्ज को हम इन्फिनिटी से मूव करा के ला रहे हैं, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई Q लिख दिया। तो कितना वर्क डन हुआ? सिंगल चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए हमें वर्क डन हमने कैलकुलेट कर लिया V इंटू Q। और यही वर्क डन इस सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोली जाएगी। इसीलिए मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन W लिख दिया है। W की मैंने यहाँ पर वैल्यू लगा दी और वैल्यू लगाने के बाद एक सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी मुझे कितनी मिलती है तो Q इंटू V मिलती है। Q इंटू V ये सिंगल चार्ज की पोटेंशियल है। प्यारे बच्चों, आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मन में एक क्वेश्चन एक प्रश्न आपके उठ रहा होगा कि ये BR क्या है, तो ये BR यहाँ पर सपोज किया गया। अगर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आता है तो इस VR की वैल्यू आपको गिवन होगी, वहां से आप BR पता कर लेंगे और यहाँ BR की वैल्यू लगाएंगे तो उस सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कब? जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो। अब हम लोग दूसरा डेरिवेशन करने वाले हैं। ये डेरिवेशन भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। इसमें हमारा सिस्टम चेंज हो गया है। प्यारे बच्चों, उसमें हमारे सिस्टम में केवल सिंगल चार्ज था। इस वाले डेरिवेशन में एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो चार्ज हैं, टू चार्ज सिस्टम है। और टू चार्ज सिस्टम को अगर हम असेंबल करना चाहते हैं तो ऐसे में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये हम लोग ड्राइव करने वाले हैं। देखते हैं टू चार्ज सिस्टम को पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैंने उसी तरीके से एक सोर्स चार्ज यहाँ पर रख दिया है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर मैंने कंसीडर कर लिया। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप ओरिजिन बनाएं,
कोऑर्डिनेट सिस्टम बना है, ऐसे ही डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और चार्ज बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज किया है और ऑरिजिन पर सोर्स चार्ज रख दिया है। सोर्स चार्ज जैसे ही रखा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस सिस्टम के लिए एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चार्ज, सोर्स चार्ज जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो उस सिस्टम का कोई भी पार्ट नहीं है, इसकी वजह से उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस है और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने पोजीशन फिक्स कर रखी है, पोजीशन P1 जिसका पोजीशन वेक्टर R1 है एंड पोजीशन P2 जिसका पोजीशन वेक्टर R2 है। और इन पोजीशंस पर मुझे चार्ज इन्फिनिटी से ला करके पॉइंट P1 एंड पॉइंट P2 पर रखना है। पॉइंट P1 पर Q1 चार्ज को लाना है और पॉइंट P2 पर Q2 चार्ज को लाना है। P1 और P2 दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन जो होगा उसको मैंने R12 बोल दिया है। तो ये हमारा 2 चार्ज का सिस्टम हो गया। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से पॉइंट P1 पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V1 R1 हमने कंसीडर कर लिया। R1 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मीन्स V1 इज द फंक्शन ऑफ R1, एज द R1 चेंज V1 ऑल्सो चेंज। ये मीन्स होता है फंक्शन का, सभी जानते हैं। P2 पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल है उसको मैंने V2 और R2 बोल दिया है। अब हम Q1 चार्ज को P1 पोजीशन पर लाने वाले हैं। कहाँ से? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से जब इसको लेकर के आएंगे तो मुझे वर्क करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट में? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में। उस वर्क डन को मैंने W1 बोल दिया और W1 अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज किया था? पोटेंशियल इनटू चार्ज। कितना चार्ज हम लेकर के आ रहे हैं? Q1, पॉइंट P1 का पोटेंशियल कितना है? तो V1 R1। तो Q1 को जब इन्फिनिटी से हम लेकर के आते हैं तो हमें W1 वर्क डन करना पड़ता है और वो वर्क जो है Q1 V1 R1 के इक्वल होता है। अब हम लोग Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से ला करके पॉइंट P2 पर शिफ्ट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि Q2 को लाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ा है। तो Q2 को जब हम लेकर के आए तो मैंने यहाँ देखा कि मेरे पास एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट था, उसके साथ साथ P1 पर एक Q1 चार्ज मैंने और रख दिया है। इसका मतलब है अब Q1 चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो जब Q2 को हम लेकर के आएंगे तो Q2 को लाने में मुझे एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, दूसरा Q1 के अगेंस्ट में हमें वर्क करना पड़ेगा। तो कितना वर्क डन हो जाएगा Q2 को लेकर के आते हैं तो हम देखते हैं इस इक्वेशन को। मैंने सपोज कर लिया कि Q2 को पॉइंट P2 पर लाने में होने वाला वर्क डन W2 है। W2 किसके इक्वल हो जाएगा? तो एक तो ऐसा वर्क डन जो किसके अगेंस्ट में है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में। कितना हो जाएगा? Q2 इंटू पोटेंशियल, पॉइंट P2 की पोटेंशियल V2 R2 है, प्लस Q1 की वजह से कितना वर्क डन करना पड़ेगा Q2 को, उसको कैलकुलेट करने के लिए भी मैंने फॉर्मूला लगा दिया पोटेंशियल। ये पोटेंशियल किसकी वजह से है? Q1 की वजह से। कहाँ पर? पॉइंट P2 पर, इनटू चार्ज जिसको हम मूव करा के ला रहे हैं, वो चार्ज हमारा Q2 है। तो हम यहाँ पर Q2 ये लिखा हुआ है तो ये Q2 हो गया।
आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो ये जैसा लिखा है मैंने वैसा ही बना रहने दिया। प्लस पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, हम जानते हैं आर डिस्टेंस दूर कितना होगा, तो 1/4πε0 Q1/R12 इंटू मल्टीप्लाई हो रहा है, Q2 को तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब हम टोटल वर्क डन को कैलकुलेट करने वाले हैं। टोटल वर्क डन हमारा W1 प्लस W2 हो जाएगा। तो मैंने W1 प्लस W2 कर दिया। W1 की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। तो Q1 V1 R1 प्लस Q2 V2 R2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। तो यहाँ टू चार्ज के सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो हमने यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। और हम जानते हैं कि जो भी वर्क डन होता है वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर आगे वाले स्टेप में ये लिख सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इस सिस्टम की मैंने यहाँ पर सपोज कर ली और उसे मैंने U के इक्वल कर दिया। U के इक्वल करने के बाद U W के इक्वल कर दिया और W की मैंने वैल्यू लगा दी। तो जैसे ही W की मैंने वैल्यू लगाई तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी टू चार्ज सिस्टम की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी होती है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है। तो मैंने यहाँ देखा कि आपको वर्क डन जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में भी करना पड़ रहा है, उसके साथ साथ जितने चार्ज ला करके यहाँ रखते चले जाओगे और हर चार्ज के अगेंस्ट में हमें वर्क डन करना पड़ेगा। और ये मेरा दूसरा डेरिवेशन था इस लेक्चर का। अब हम लोग एक नया टॉपिक और कवर करने वाले हैं। ये भी पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है। बोर्ड एग्जाम में ये एक बार पूछा गया है, तो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसको अच्छी तरीके से देखें, वीडियो को समझें भी, और कोई अगर कहीं किसी भी स्टेप में अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, बीच बीच में वीडियो देखते भी रहें। देखते हैं हम लोगों का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम लोग चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक चैप्टर फर्स्ट नहीं पढ़ा है तो हमारा वीडियो इलेक्ट्रिक डाइपोल का सर्च करें और उस वीडियो को देख करके इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पूरा का पूरा पढ़ें। देखें वीडियो को और पूरा का पूरा पढ़ें, समझें, सीखें। फिर भी अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम उसका आंसर देंगे। तो डाइपोल अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उस डाइपोल पर एक टॉर्क अप्लाई होता है और उस टॉर्क की वजह से डाइपोल फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। तो फील्ड की डायरेक्शन के अगेंस्ट अगर डाइपोल को मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा तो मुझे डाइपोल के पर लगने वाले टॉर्क के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ता है। वही वर्क डन उस डाइपोल की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो यहाँ मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, उसको निकालने के लिए मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने डायरेक्शन भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी है। इसका मतलब है कि इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड है। फील्ड यहाँ पर मैंने कांस्टेंट कंसीडर किया है। कांस्टेंट फील्ड को यूनिफॉर्म
फील्ड के नाम से भी जानते हैं। तो यूनिफॉर्म फील्ड में जो है उसको मैंने ई से रिप्रेजेंट कर दिया, और इस यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर मैंने इसको रख दिया। जैसे ही डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, डाइपोल में जो भी चार्ज होते हैं उन चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना लगा होता है? अगर किसी चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराते हैं तो उस पर लगने वाला फोर्स QE होता है। वही फोर्स यहाँ पर लगने लगा, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगने वाला QE, जिसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स भी QE होगा, उसकी डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड होगी, क्योंकि इधर जो सोर्स चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज है वो इसको रिपेल करेगा। रिपेल होने की वजह से यहाँ लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड होगी। तो नेगेटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स QE, पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स QE, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। लाइन ऑफ एक्शन हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं कि फोर्स की डायरेक्शन के ठीक अपोजिट अगर कोई लाइन को हम ड्रॉ करते चले जाते हैं तो वो लाइन आपका लाइन ऑफ एक्शन बोला जाता है। तो दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अलग है। ऐसे फोर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी डिफरेंट होते हैं, ऐसे फोर्सेस को हम कपल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही डाइपोल को मैंने फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर रखा, डाइपोल पर एक कपल एक्ट हो गया, एक्सल्ट हुआ, जिसकी वजह से इस पर टॉर्क अप्लाई हुआ, और टॉर्क अप्लाई होने से ये रोटेट हो करके फील्ड की डायरेक्शन में आएगा। तो कितना टॉर्क अप्लाई हुआ इस डाइपोल पर पीछे हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। मैंने अभी आपसे कहा मेरा वीडियो आप देखें और उसमें आपको पता चल जाएगा कि टॉर्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हमने उसी का यूज किया कि कितना टॉर्क अप्लाई हो जाएगा, तो PE sin थीटा टॉर्क इस कंडीशन में डाइपोल पर अप्लाई होगा। P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोला जाता है, E एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म है, साइन थीटा आप लोग जानते हैं। तो अब हमारा काम है, मैंने यहाँ पर पता किया कि अगर इस डाइपोल को ऐसे रखेंगे तो उस पर टॉर्क लगेगा। मैंने अभी कहा था कि मुझे पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? टॉर्क के अगेंस्ट में हम अगर वर्क करते हैं तो उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो मैंने टॉर्क के अगेंस्ट में डी थीटा डिग्री पर डाइपोल को रोटेट कराया। तो डी थीटा डिग्री जब हम डाइपोल को रोटेट कराएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो मैंने उसको DW बोल दिया। DW वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, तो टॉर्क इंटू डी थीटा, क्योंकि यहाँ पर रोटेशनल मोशन है और रोटेशनल मोशन में वर्क डन का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी का मैंने यूज किया। और टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी थीटा हुआ। टॉर्क की मैंने वैल्यू लगा दी, PE sin थीटा, आगे डी थीटा लिखा है। तो मुझे टॉर्क के अगेंस्ट में अगर डी थीटा रोटेट कराते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन में मुझे कंडीशन दे रखी है कि डाइपोल को θ1 से θ2 तक रोटेट कराना है, तो इस केस में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर सपोज कर लिया कि डाइपोल को θ1 से θ2 तक रोटेट कराना है, तो कैलकुलस का यूज किया। कैलकुलस में मैंने कहा कि अगर θ1 से θ2 रोटेट कराना है तो वो गैप जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको मैंने स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर लिया, और हर एलिमेंट का वर्क डन मैंने इसी तरीके से कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद में सभी एलिमेंट का वर्क डन सम कर दिया, तो मुझे टोटल वर्क डन पता चल जाएगा कि θ1 से θ2
तक रोटेट कराने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो सम करने का काम इंटीग्रेशन करता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया। और इंटीग्रेशन θ1 से θ2 ये लिमिट्स हो गई, PE sin θ हो गया। PE आपका कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन साइन के पहले लिख दिया। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस थीटा होता है, तो मैंने यहाँ पर माइनस का कॉस थीटा लिख दिया। लिमिट्स लगा दी θ1 से θ2। लिमिट लगाने का हम लोग जानते हैं कि पहले अपर लिमिट का यूज किया जाता है, माइनस लोअर लिमिट का यूज किया जाता है। ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है तो मैंने माइनस लगा दिया। अपर लिमिट तो cos θ2 माइनस, और ये माइनस का मैंने एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस हो गया, प्लस लोअर लिमिट θ1 तो मैंने यहाँ पर cos θ1 लगा दिया है। नेक्स्ट स्टेप, W इक्वल्स टू PE cos θ1 माइनस cos θ। यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्या किया मैंने, प्लस वाले को पहले लिख दिया और जो नेगेटिव था यहाँ पर उसको मैंने बाद में लिख दिया। तो अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में θ1 से θ2 रोटेट कराते हैं तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ता है, PE cos θ1 माइनस का cos θ2। और यही वर्क डन डाइपोल की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोला जाएगा। तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के इसको इक्वल कर दिया, और इक्वल करने के बाद मैंने वैल्यू लगा दी। तो U इक्वल्स टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में θ1 से θ2 रोटेट कराते हैं, कि θ1 का मतलब है कि इनिशियली डाइपोल को फील्ड की डायरेक्शन से θ1 एंगल पर रखा गया है, फिर उस वहाँ से θ2 रोटेट कराया गया, तो उस कंडीशन में डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उसको मैंने कैलकुलेट किया और पता चला कि वो पोटेंशियल एनर्जी PE cos θ1 माइनस का cos θ2 होती है। ये क्वेश्चन वर्क डन भी पूछा गया है, तो आप वर्क डन तक भी क्वेश्चन आ सकता है और पोटेंशियल एनर्जी को भी पूछा जा सकता है। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों का सॉल्यूशन एक ही है। वर्क डन अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ तक कर देंगे, और अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाती है तो हम यहाँ तक कर देते हैं। कुछ क्वेश्चन में कुछ स्पेशल कंडीशंस लगा करके डेरिवेशन पूछे गए हैं। वो क्या कंडीशन लगाई गई है कि इनिशियली डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलरली रखा गया है। इसका मतलब θ1 की वैल्यू 90 डिग्री है, उसके बाद में उसको रोटेट कराया गया। इस कितना रोटेट कराया गया, तो थीटा रोटेट कराया गया, तो मैंने यहाँ θ2 की जगह पर थीटा लिख दिया। और इस कंडीशन में डाइपोल की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ऐसा क्वेश्चन मुझे पूछा गया है। तो मैंने इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद में तो यहाँ cos 90 आएगा माइनस cos थीटा आ जाएगा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 अगर हम यहाँ लगाएंगे, लगा करके सॉल्व करेंगे तो मुझे यहाँ माइनस का cos थीटा मिलेगा। अब PE पहले से है तो इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो माइनस PE cos थीटा होगी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे तो यहाँ तक करने के बाद में ऐसे कर सकते हैं, या इसी लिमिट को जहाँ मैंने θ1 θ2 अप्लाई की थी वहाँ लगा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप चाहो तो इस तरीके से कर दो या उस तरीके से कर दीजिएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ दोनों वेक्टरों का प्रोडक्ट हो रहा है और cos थीटा है। इसका मतलब है इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डॉट लगा करके, क्योंकि यहाँ डॉट प्रोडक्ट का ये आंसर है।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इस कंडीशन में माइनस का पी डॉट ई होता है। ये प्रूफ करने के लिए आया है, एक बार बोर्ड ने क्वेश्चन दिया कि इसको प्रूफ कीजिएगा, तो इसी तरीके से इसका प्रूफ भी होगा। तो कई एक तरीके से इसके क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ स्पेशल कंडीशन का यूज करके न्यूमेरिकल पूछे गए हैं और ये कहा गया कि अगर स्टेबल कंडीशन है तो स्टेबल कंडीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जब डाइपोल को इस तरीके से रखा गया है। स्टेबल कंडीशन का मीन्स होता है थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होनी चाहिए। अगर थीटा 0 डिग्री है तो उसको हम स्टेबल कंडीशन बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्टेबल कंडीशन मींस मैंने थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 लगा दी और कॉस 0 की वैल्यू मुझे मालूम है 1 होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू माइनस का PE हो जाता है। तो स्टेबल कंडीशन में डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी माइनस का PE होती है जो कि मिनिमम होती है, ये ध्यान रखना। तो मिनिमम एनर्जी भी अगर क्वेश्चन में कहता है तो इसका मतलब है स्टेबल कंडीशन की बात की गई है। अब हम बात करते हैं अनस्टेबल कंडीशन की। अनस्टेबल कंडीशन उसको बोला जाता है जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है। 180 डिग्री को मैंने यहाँ अप्लाई किया तो कॉस 180 की वैल्यू माइनस का 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अनस्टेबल की कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो प्लस की PE होगी। तो न्यूमेरिकल में ये भी पूछा गया है कि अनस्टेबल कंडीशन में आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो अनस्टेबल कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी आपकी प्लस की PE होती है। तो प्यारे बच्चों, ये डेरिवेशन जो थर्ड था ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ आप लोगों को पूरा इस वीडियो को देखें और मेरे जितने भी वीडियो हैं सभी वीडियो को आप देखते रहें। घर बैठे आपको फिजिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। मेरे वीडियो को आप लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। और अगर आपके ये पूरा समझ में आता है तो कमेंट भी कर दिया करें। आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, ये लास्ट में आपका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। और इस तरीके से आपके आज मैंने 3 डेरिवेशन इस क्वेश्चन में कंप्लीट किए हैं। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद।